नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। वन क्षेत्रों के लिडार सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। नगरीय रूपांतरण के 6 वर्ष पूर्ण हुए। नीति आयोग ने मातृ किशोरावस्था और बाल्यावस्था में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 117 आकांक्षी जिलों में नल द्वारा जल कनेक्शन 4 गुना बढ़कर 7% से 31% हो गया। भूटान में बढ़ता चीनी अतिक्रमण भारत के लिए चिकन नेक क्षेत्र में चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। और अब समाचार विस्तार से। वन क्षेत्रों के लिडार सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। इस सर्वेक्षण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के उपयोग पर आधारित अपनी तरह का पहला एक विशिष्ट प्रयोग है। इसका उद्देश्य जानवरों के लिए जल एवं खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सके। इस तकनीक के जरिए मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि अंतःस्त्रवण या भूमिगत जल भंडारण वाले पोखर, खेतों की मेड़ एवं खेती वाले तालाब। ये निर्माण कार्य वर्षा जल को संरक्षित करने और वर्षा जल का प्रवाह रोकने में मदद करेगा। इस तरह भूजल पुनर्भरण में भी सहायता होगी, जिससे कि भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व जल शक्ति मंत्रालय के तहत वापकोस यानी जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपा गया है। वापकोस लिमिटेड में जल संभर प्रबंधन प्रयोग किए जाने वाले रिज टू वैली दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य रिज यानी कटक से ही जल संरक्षण को सुनिश्चित करना है, जहां सतही अपवाह आयतन और जल के वेग दोनों को काफी हद तक रोक लिया जाता है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी कैंपा फंड का उपयोग किया जाएगा। लिडार एक सुदूर संवेदन विधि है जो पृथ्वी तक परिवर्तनीय दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेजर यानी पल्स्ड लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। इस तकनीक में एक लेजर, एक स्कैनर और एक विशेष जीपीएस रिसीवर का उपयोग किया जाता है। लिडार का उपयोग समुद्र विज्ञान, कृषि, भूविज्ञान और पुरातत्व सर्वेक्षण में किया जाता है। लिडार 2 तरह के होते हैं। एक होता है टोपोग्राफिक, जिसमें भूमि का मानचित्रण करने के लिए एक नियर इंफ्रारेड लेजर का उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है बाथिमेट्रिक, जिसमें समुद्र तल और नदी तल की ऊंचाई को मापने के लिए जल में प्रवेश करने में समर्थ हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। नगरीय रूपांतरण के 6 वर्ष पूर्ण हुए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 3 रूपांतरकारी शहरी मिशनों, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन के शुभारंभ के आलोक में 6ठी वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्ष 2022 तक सभी के लिए पक्का घर सुनिश्चित करते हुए मलिन बस्तियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान करती है। इसके तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। पहली बार 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी को प्रदान किए गए होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कोविड की वजह से व्युत्क्रमित प्रवास यानी उल्टा जो प्रवास हुआ है, इसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए शहरी प्रवासियों या निर्धनों के लिए किफायती किराए के आवासीय परिसरों की सुविधा प्रदान की गई है। अब इसमें व्युत्क्रमित प्रवास की जो अवधारणा है, जनरली ऐसा माना जाता है कि गांव से शहरों की ओर पलायन होता है, लेकिन कोविड की वजह से शहरों से गांव की ओर पलायन हुआ है, इसलिए इसे उल्टा प्रवास या व्युत्क्रमित प्रवास बोला जाता है। अब बात करते हैं अमृत योजना की। इसका उद्देश्य घरों को जल की आपूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है। अमृत के तहत 500 शहरों का चयन किया गया है। इसमें अब तक 105 लाख घरेलू नल और 78 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 101 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे 192 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है। टेरी के अनुसार अमृत योजना के कार्यान्वयन की वजह से 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट की कमी हुई है। और अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन यानी एससीएम की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जल आदि जैसे स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय
वातावरण प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसके तहत 70 स्मार्ट शहरों में एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्रों को स्थापित और संचालित किया गया है, जिनका उपयोग कोविड प्रबंधन के लिए समस्या निवारण कक्ष के रूप में किया गया था। आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम के दौरान हुए महत्वपूर्ण लोकार्पणों की। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 की बात करें तो इस वर्ष इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से समग्र विकास के लिए सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने स्टेट अवार्ड प्राप्त किया है। जलवायु स्मार्ट शहर आकलन 2.0 शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में शहरी जलवायु कार्य योजना के विकास, अंगीकरण और निगरानी के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करना है। डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 इसके अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की जाती है ताकि शहरी स्थानीय निकाय अपने डेटा पारितंत्र को विकसित करने और सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में निवेश जारी रखें। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। नीति आयोग ने मातृ किशोरावस्था और बाल्यावस्था में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस वार्ता का उद्देश्य भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की रोकथाम के लिए नीतिगत विकल्प विकसित करना है। नीति आयोग ने मोटापे को मौन महामारी की संज्ञा प्रदान की है। अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या विकासशील देशों में सर्वाधिक है। यहाँ मोटापे में वृद्धि की दर विकसित देशों की तुलना में 30% से ज्यादा रही है। मोटापे के जोखिम के कई अन्य कारक हैं, जैसे अस्वास्थ्यकर खाद्य परिवेश। इसमें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों तक पहुंच, उपलब्धता, वांछनीयता और सुलभता शामिल है। अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि और निष्क्रिय जीवन शैली, जैसे कि लोग अब शारीरिक श्रम कम करते हैं तो इस वजह से भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा अपर्याप्त स्तनपान प्रथाएं। अक्सर देखा जाता है कि कई माताएं जो होती हैं वो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहती हैं, तो इस वजह से उन बच्चों और माताओं में भी ओबेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा माता पिता दोनों के मोटे होने की वजह से भी बच्चों में मोटापा देखा जाता है और माताओं को कम पोषण मिलने की वजह से भी बच्चों में मोटापे जैसी बीमारियां देखी जाती हैं। मोटापा कम करने की दिशा में भारत में कई प्रतिबद्धताएं की गई हैं, जैसे वैश्विक पोषण लक्ष्य के तहत वर्ष 2025 तक बाल्यावस्था के दौरान अधिक वजन की समस्या से ग्रसित होने से रोकना है। इसका आधार वर्ष 2005-6 है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 2.2 के तहत वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है। मोटापा कम करने की दिशा में भारत की कार्रवाई की बात करें तो भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण फसाई की ईट राइट इंडिया पहल, इसके तहत सुरक्षित और पौष्टिक आहार के सेवन की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालय परिसर के आसपास स्वास्थ्यप्रद खाद्य को बढ़ावा देना है। वहीं फिट इंडिया पहल के अंतर्गत फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फिटनेस को प्रत्येक स्कूल, कॉलेज और गाँव तक विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नवजात और शिशु स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए माँ का पूर्ण स्नेह यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। 25 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और 30 से अधिक BMI को मोटापे के रूप में जाना जाता है। 117 आकांक्षी जिलों में नल द्वारा जल कनेक्शन 4 गुना बढ़कर 7% से 31% हो गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत पिछले 22 महीनों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 84 लाख अतिरिक्त घरों को नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए। रिपोर्ट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की स्थानीय क्षेत्र के विकास के एक सफल मॉडल के रूप में सराहना की गई, जो उन देशों के लिए एक दृष्टांत या कहें उदाहरण बन सकता है जहां क्षेत्रीय विकास संबंधी असमानताएं बनी हुई हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में नीति आयोग द्वारा उन 117 जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था, जो विभिन्न मानव विकास सूचकांक मानकों में पिछड़ रहे थे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 5 पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना शामिल है। जल जीवन मिशन 2019 का उद्देश्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना है। मिशन की शुरुआत केवल 17% घरों में नल से जल की आपूर्ति थी। कोविड-19 महामारी के बीच 4.36 करोड़ परिवार को पाइप कनेक्शन प्रदान किए गए थे, यानी कि इसमें 23% की वृद्धि हुई है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू जल कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। इस तरह से इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है।
आइए बात करते हैं भारत एवं पड़ोसी देश भूटान की। भूटान में बढ़ता चीनी अतिक्रमण भारत के लिए चिकन नेक क्षेत्र में चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भूटान के राज्य क्षेत्र के भूखंड पर अतिक्रमण करके 3 गांवों, सड़कों और सैन्य चौकियों का निर्माण कर लिया है। पिछले वर्ष चीन ने भूटान में स्थित सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य के लिए एक परियोजना का वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF द्वारा वित्त पोषण करने का विरोध किया था और इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था। आइए अब बताते हैं कि भारत के लिए चिंतनीय विषय क्या है। चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित 60 किलोमीटर लंबा एवं 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकीर्ण गलियारा है। ये भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर भाग से जोड़ता है, इसलिए ये पूर्वोत्तर को भारत से संयोजित करने के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत के उत्तरदायित्व का प्रश्न भी है, क्योंकि भूटान मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित देश था और भारत को उसके संरक्षण का अधिकार वर्ष 1947 में विरासत में प्राप्त हुआ था। भारत भूटान मैत्री संधि 1949 भारत को भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शन करने में भी भूमिका प्रदान करती है। चीन का लक्ष्य भूटान की पश्चिमी सीमाओं पर विवादित क्षेत्र के एक हिस्से के लिए उत्तरी भूटान में इस चीनी अधिकृत भूमि की सौदेबाजी करना है, जो चीन को भारत के साथ एक सामरिक संघर्ष बिंदु पर सैन्य लाभ प्रदान कर सकता है। इससे पहले चीन ने तिब्बत में प्रथम बुलेट ट्रेन लाइन का संचालन आरंभ किया था, जो लहासा को अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट निंगची से जोड़ती है। इससे पहले डोकलाम संकट भी चीन के इस आक्रामक व्यवहार की अभिव्यक्ति रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। क्लास एक्शन सूट। चक्रवात तौकते के बॉम्बे हाई स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बजरा पोत से टकराने के बाद हुई मृत्यु और विनाश ने प्रभावी क्लास एक्शन सूट की आवश्यकता को प्रकट किया है। क्लास एक्शन को प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है। ये मुकदमे का एक रूप है जिसमें लोगों के एक वृहद समूह द्वारा न्यायालय में सामूहिक रूप से दावा प्रस्तुत किया जाता है। ये आमतौर पर तब दायर किया जाता है जब कई लोगों को समान या समरूप जान माल की क्षति हुई हो। नागरिक प्रक्रिया संहिता, कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्लास एक्शन सूट दायर करने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने अगले प्रदर्शन की समीक्षा तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक स्तर पर धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करने वाले अभिकरण के रूप में की गई थी। FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय निकायों से सहायता और निवेश के रूप में वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ITATA द्वार, इतात ए द्वार, ये विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT संचालित एक ई-फाइलिंग पोर्टल है। ये देश के डिजिटल रूपांतरण को प्रतिबिंबित करता है। इसका उद्देश्य ITAT की दैनिक कार्यप्रणाली में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि करना है। इससे कागज के उपयोग में कमी होगी, लागत कम होगी और मामलों के निर्धारण के युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप मामलों के तुरंत निपटान को बढ़ावा मिलेगा। बायोटेक किसान का पूर्वोत्तर भारत तक विस्तार। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क बायोटेक किसान वर्ष 2017 में आरंभ की गई एक वैज्ञानिक किसान साझेदारी योजना है। इस योजना के तहत अब तक सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी जिलों को सम्मिलित करते हुए 146 बायोटेक किसान हब स्थापित किए जा चुके हैं। इसका पूर्वोत्तर भारत में काफी महत्व है, क्योंकि पूर्वोत्तर मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसमें 70% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की आजीविका से जुड़ा है। ये क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5% ही उत्पादित करता है और घरेलू खपत के लिए भी खाद्यान्न का शुद्ध आयातक बना हुआ है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। बूंदी में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान अपने चौथे टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में अन्य टाइगर रिजर्व हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। वर्तमान में अभयारण्य में तेंदुए, सांभर, चीतल, जंगली शूकर, छोटी बिल्लियां, कैरेकल, चिंकारा और नीलगाय रहते हैं।
INS विक्रांत प्रथम स्वदेशी विमान वाहक। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को वर्ष 2022 तक उपयोग में लाए जाने की संभावना है। ये MiG-29 लड़ाकू विमान, कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और शीघ्र ही शामिल किए जाने वाले MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का संचालन करने में सक्षम होगा। ये लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण होगा। इसमें एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग शामिल है। इंडिजीनियस एयर कैरियर की जंप क्षमता और शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सुविधा से परिपूर्ण होगा। चीन में ड्रैगन मैन खोपड़ी की खोज। वैज्ञानिकों ने कम से कम 1,40,000 साल पुरानी विशाल जीवाश्म खोपड़ी की खोज की है, जो प्राचीन मानव की एक नई प्रजाति है, क्योंकि निएंडरथल की तुलना में नई प्रजातियों को मनुष्यों से अधिक निकटता से संबंधित माना जा रहा है। ये मौलिक रूप से मानव विकास की समझ को बदल सकती है। ये नाम लॉन्ग जियांग से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ड्रैगन नदी। ये निएंडरथल और होमो सेपियंस के बाद मनुष्यों की तीसरी वंशावली को निरूपित करती है। जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला यानी जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी। राजस्थान में जीनोम अनुक्रमण के लिए एक सुविधा शुरू की गई है, जिसके कारण ये जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला वाला पहला राज्य बन गया है। जीनोम अनुक्रमण के अंतर्गत एक जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड या क्षार, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है, जो एक जीव के DNA को बनाते हैं। ये सुविधा SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट की पहचान करने में मदद करेगी। चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना। वित्त वर्ष 2021 में चीन ने संयुक्त अरब अमीरात को भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अब उसका स्थान केवल अमेरिका के बाद है। चीन के निर्यात ने वित्त वर्ष 2021 में 28% की प्रभावशाली छलांग लगाई है, जो एक साल पहले $21 बिलियन से अधिक हो गया था। चीन के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे ने इसे भारत से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और स्टील आयात करने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, टीका अवश्य लगवाइए और विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।